नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश हांडू जी, जो लगातार सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी जो समाज है, उनकी आवाज़ उठाते हैं और एंटी मिलिटेंसी जो ग्रुप के 1990 में वो पार्ट भी थे और 2008 में उन्होंने असेंबली की इलेक्शन भी लड़ी थी। राकेश जी से बात करेंगे। जिस तरह से इस वक्त हालात कश्मीर में नासूर है, रोज़ आए दिन एक व्यक्ति जो है अपनी जान गंवा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सरकारें जो है वो बहुत काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त कश्मीर फाइल्स के बाद है, जो आंसू बहाए थे लोगों ने, क्या उसका किसी पर असर होता हुआ नजर आया? राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ गुलशन जी, सुन रहा हूँ। राकेश जी, क्या लग रहा है कश्मीर फाइल्स के बाद, जिस तरह कश्मीर के इस वक्त हालात बदल चुके हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या चल क्या रहा है? सरकार कर क्यों नहीं रही कुछ भी? गुलशन जी, मुझे ना आज हमारा एक प्रदर्शन था, मैंने आपके साथ में वो वीडियोस वगैरह भी शेयर किए हैं जी। तो मेरे को एक वीडियो वहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत से कम थे, तो मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपके समाज के लोग बहुत कम हैं कश्मीर फाइल्स के बाद। तो मैंने उनसे यही सवाल का जवाब दिया था जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी जी। आज देश के लोगों को एक तो कश्मीर के फाइल्स के माध्यम से ये पता चल गया कि आज 32 साल पहले हमसे क्या हुआ, हमारे पास जेल है, जबकि उस पिक्चर में सिर्फ 1 या 2% दिखाया गया है। जी। मुझे हैरान की इस बात की आ रही है, आप देख लीजिए, अभी मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास किसी का फोन आया है कि जहांगीरपुरी में आज हनुमान जयंती पे हिंदू एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर मतलब प्रोसेशन निकाल रहे थे और उनके ऊपर आगजनी और पत्थर बरसाए गए। और ये ताजा हालात में आपको दिल्ली से बता रहा हूँ, जहांगीरपुरी से जी। इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप देख लीजिए, 10 शहरों में 10 स्टेटों में, जब अभी पीछे रामनवमी थी, वहाँ पे हिंदू अपना एक प्रोसेशन निकाल रहे थे। कितनी जगहों पे, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश का कुछ शहर हो, आपने देखा होगा कि ये लोग कैसे निकले और पत्थरबाजी चल रही है। तो आज देश के लोगों को ये रियलाइज हो रहा होगा कि हम कश्मीरी पंडितों ने, जो कि सिर्फ 2% माइनॉरिटी थी वहाँ पे, मैं 2 भी बहुत बड़ी संख्या आपको बता रहा हूँ, कि हमने अपनी वहाँ पे जिंदगी कैसे बिताई है। इन लोगों के बीच में हमने इतने साल, जब तक वहाँ पे गन कल्चर नहीं आया, किलिंग शुरू नहीं हुई, हम लोग इनके साथ में कैसे वहाँ पे गुजर बसर कर रहे थे। आज ये देश के लोगों को समझ नहीं आ रही है कि कश्मीर फाइल्स ने एक पिक्चर दिखा दी। हम बोल रहे हैं कि आज कश्मीर खाली कश्मीर में नहीं है, हर दूसरे शहर में कश्मीर बनता जा रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको जो दे रहा हूँ, अभी रामनवमी पे क्या हुआ, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास न्यूज आई है, मेरे पास वीडियो आया है, मैंने आपको शेयर भी किया, आपके चित्रों के बाद में जहांगीरपुरी में आज हनुमान जयंती पे जुलूस निकल रहा है, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, वहाँ पे आगजनी हुई। देश की 100 करोड़ हिंदू, क्या 100, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जागरूक कर रहा हूँ कि उनको ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे हिंदू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि जब तक मेरा घर नहीं चले तब तक उनको ये समझ नहीं। लोगों ने खूब आंसू बहा लिए, बहुत कमेंट किए, बड़े बड़े चैनल आ गए, टीआरपी चैनल आ गए, नेशनल डिबेट पे लोगों को बुलाया गया। लेकिन मैंने पहले भी गुलशन जी अपने सारे इंटरव्यू में बोला था कि मैं 32 साल से लड़ रहा हूँ अपने समाज के लिए, अपने कश्मीर के लिए, लेकिन मैं हमारी निराशा हो चुकी है, क्योंकि हम देख चुके हैं। आज भी आपको उदाहरण देता हूँ मैं, कश्मीर फाइल के बाद में जो दिखाया गया है कि बिट्टा कराटे ने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा, जिसमें कि सतीश टिक्कू पहला उसने एडमिट किया है कि सतीश टिक्कू जिसको मैंने मारा है। हम उसके लिए जब बिट्टा कराटे को 2006 में छोड़ा गया था, तब भी हम गए थे अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक में भी गए थे हम लोग। उसके बाद में हमने प्रोटेस्ट भी किए थे जंतर मंतर पे, जो आज हम दोबारा से कर रहे हैं। आज दोबारा वहाँ पे हमारी प्ली थी कोर्ट में, वहाँ पे वकील जज ही नहीं आया। अब हमारे को 10 मई की डेट दी गई है। ये इस देश में हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठे जा रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ कि मैं किस देश में रह रहा हूँ, किस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। राकेश जी, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जिस तरह से कश्मीर में रोज एक व्यक्ति की जान जा रही है, हाँ जी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ कश्मीर फाइल्स के बाद हुआ। हाँ, और अब आगे अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और सरकार हो सकता है क्योंकि मोदी जी का जो विजिट है वो जम्मू में है 24 तारीख को, यानी कि अगले संडे को। हाँ जी। उसके बाद होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। क्या लग क्या रहा है कि ये उनके विजिट
पर ये सब कुछ हो रहा है, या इलेक्शनों की सरगर्मियां जिस तरह से प्रतिक्रिया शुरू होती है ये वो देखा जाए? गुलशन जी, मेरा सीधा सा ये मानना है कि अभी आज भी आपने डेली एक्सेलसियर पढ़ा होगा, जो वहाँ पे केपीसी है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, उनका स्टेटमेंट आया है कि वो आज इस दहशत में वहाँ पे रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी, जिनको हम बोलते हैं नॉन माइग्रेंट, जिन्होंने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा है। आज वो अपील कर रहे हैं उस प्रेस रिलीज के माध्यम से कि यहाँ के कश्मीर के लोग डिसाइड कर ले। एक तरफ से तो वो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है, कश्मीरी पंडित परिवार जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सुरक्षित है। किसी कश्मीरी पंडित की डेथ होती है गाँव में तो उसका क्रिमिनेशन ये लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये लोग ओपनली आगे कदम नहीं कर रहे हैं। जो अभी पिछले 4 दिनों में 7 हिंदुओं को मारा गया, जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित थे, कुछ राजपूत थे। मेरे को हैरानगी इस बात की आ रही है कि हो क्या रहा है वहाँ, कंट्रोल कहाँ है? हालात तो ये हो रहे हैं कि कल राजपूत जो वहाँ के हैं, जो वहाँ 32 साल से नहीं निकले हैं, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट ये दे दिया कि हम 32 साल से बेवकूफ थे। जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे एक मेडिकल शॉप चला रहा था, उससे पहले बिंद्रू को वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ पे पोस्टरों के माध्यम से जो 90 में हालात थे, जब हमारे दरवाजों में पोस्टर लगाए जा रहे थे, आज परिस्थिति सिचुएशन वही आ चुकी है। वो ओपनली लिख रहे हैं कश्मीरी पंडित काफिर है, या तो इस्लाम कबूल करो या गोली। वही बोलते हैं ना, जो रिव्यू आज वही हो रहा है दोबारा से। तो प्रशासन क्या कर रहा है, कहाँ से क्या लूप हो रहे हैं, कहाँ से रोज के रोज हमले हो रहे हैं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले मैं रास्ते में चलते चलते देख रहा था, आज अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, हमारा आर्मी का जवान शहीद हुआ है वहाँ पे। ये थम नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है। हमारे रविंद्र रैना जी का एक ही डायलॉग है फेमस, चुन चुन के बदला लेंगे। वो वहाँ के शोले के असरानी बन चुके हैं। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आप देख लो, वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो 32 साल से क्या ड्रामा चल रहा है, खासकर जब से 8 साल से पीछे की सरकार आई। हाडू साहब मैं एक चीज पूछूंगा, ये जो शोले के असरानी बने हुए हैं, ये रोज ये बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लग रहा है कि इस वक्त जो कंट्रोल जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब का होना चाहिए था, क्योंकि पलती फूलती स्टेट थी, इसको यूटी बना दिया गया, स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, हालात इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए यहाँ पर इस वक्त? गुलशन जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये थी, मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी 55 साल की उम्र हो गई है। जब कश्मीर हमने छोड़ा था 22 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम पे। जितने भी वहाँ पे पॉलिटिशियन थे, चाहे वो मुफ्ती थे, चाहे वो वहाँ पे अब्दुल्ला थे, तो उन्होंने धारा 370 और 35 को एक डराने की राजनीति कश्मीरी मुसलमानों को बेची। क्या अगर 370 हट गया, जो आपको स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो यहाँ जो आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, यहाँ पे गुजर, जाट, बकरवाल, मराठा, इनको बसाया जाएगा, जो आपकी वहाँ पे आबादी है। इसको एक तरफ से इनडायरेक्टली वो बेच के ये डराने की राजनीति चलाई कि यहाँ पे इजराइल बना देंगे। उसके बाद जो 370 वहाँ पे हटाया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। लेकिन उसके बाद आशाएं थी कि वहाँ पे शायद कुछ सुधार होगा, लेकिन उसके बाद तो वहाँ बदसे बदतर हालात हो रहे हैं, डे बाई डे हालात हो रहे हैं। ये डल झील में जाके वहाँ पे हमारे जतेंद्र सिंह जी जाते हैं, हमारे यहाँ पे दिल्ली से नेता जाते हैं, डल झील पे ये लोग जाके वहाँ पे शाम को लाइटनिंग करते हैं, लाल चौक पे जाके कर्फ्यू लगा के वहाँ पे झंडा दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? झंडा तो पहले भी हम चलाते थे कश्मीरी पंडित वहाँ पे, चाहे हम वहाँ पे 2% थे, हमारे घरों के ऊपर झंडे चढ़ते थे, हम दिवाली भी वहाँ पे मनाते थे, हम वहाँ पे शिवरात्रि भी मनाते थे, हम उनके साथ जैसे तैसे मैनेज करके अपनी जिंदगी में का गुजर बसर कर रहे थे। हमारे जाने के बाद में आप बताइए कि आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट का आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ के अलावा क्या कंट्रोल है जम्मू कश्मीर का, बताइए आप। और सर अब सबसे बड़ी बात, ये सब होने के बाद जिस तरह से अभी कंट्रोल जो है, देखिए ये बोलते हैं पत्थरबाजी बंद होगी, ठीक है, रोजगार हमने दे दिया, लेकिन आज भी जो कश्मीर का यूथ है, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर थे, जो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ है, वो आज सड़कों पर है। वो कश्मीर का यूथ जम्मू में आके प्रदर्शन कर रहा है। पत्थरबाज तो इन्होंने ख़त्म कर दिए, लेकिन यूथ जो बेरोज़गार हो गया है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जिस तरह से कश्मीरी जो विस्थापित लोग कश्मीर में इस वक्त पीएम पैकेज में वहाँ रह रहे हैं, वो तो इस वक्त डर रहे हैं ना, डरे सहमे हुए ना ये लोग। मेरी रोज बात हो रही है, पीएम पैकेज वाले मुझे फोन भी कर रहे हैं, वो इतने डरे सहमे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा वहाँ पे एक मंदिर है जिसको हम जीटीआर बोलते हैं, उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया था विद इन द एम्प्लॉयज कि वहाँ पे वो लोग एक बार बैठ के, जो 90 में हालात थे कि हम बैठ के मोहल्ले में बैठते थे या अड़ोस पड़ोस में बैठते थे, ये सोचते थे जो हालात बिगड़ते जाते थे
कि क्या करें, रुके निकले। आज उन्होंने 2 दिन पहले जीटीआर में वहां पे मीटिंग भी करी है। अभी वो इस असमंजस में है कि हम यहाँ रुके या यहाँ से जाएं। आज ये परिस्थिति वहां पे हो चुकी है। जो 3000-4000 एम्प्लॉय वहां पे गए थे बेचारे, और ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की। उनको पता था कि कश्मीरी पंडितों को बकरियों की तरह, बेड़ियों की तरह उठा के कत्तों में जाके कश्मीर में नहीं छोड़ के आ सकते हम। तो ये एक रास्ता बना था, एक रोड मैप था कि धीरे धीरे करके इनको एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको पता है कश्मीरी पंडित को क्या चाहिए, एक एजुकेटेड कम्युनिटी, एक पीस लविंग कम्युनिटी, एक नेशनल कम्युनिटी है, उसको रोजगार चाहिए। तो एक रोजगार के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक रास्ता निकाला था कि एक फैमिली जाएगी, कल उसके साथ में दूसरा परिवार जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। जैसे हम कश्मीर से निकले थे, हम उस टाइम पे 19 जनवरी 1990 में मास माइग्रेशन हुआ था। लेकिन माइग्रेशन तो हमारा 86 से भी हुआ था, जब अरसराज में हमारे घर लूटे गए थे, हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले हुए थे। तो पलायन तो वहां से भी शुरू हुआ था, पलायन तो वहां पे 50s में भी हुआ है। लेकिन क्या होता था कि एक परिवार निकलता था, उसके बाद दूसरा परिवार निकलता था। तो ये एक उसका मतलब एक रिवर्सल था कि जो जिसको हम बोलते हैं कि मनमोहन सिंह एक इंटेलिजेंट आदमी थे। उनको पता था कि मैं इनको यकमुश वहां पे भेड़ बकरी की तरह मैं ट्रकों में भर के निकाल के नहीं छोड़ सकता। लेकिन इन लोगों को पॉलिसी नहीं है। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मोहन भागवत जी वहां पे नागपुर से कमरे में बैठ के बयान दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनकी बयान की क्या हमें कीमतें वहां पे चुकानी पड़ रही हैं, कि वहां पे हमारे 7 कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को वहां पे चुन चुन के मारा गया, आए और पिस्टल से शूट कर दिया। कोई मेडिकल शॉप वाला, कोई ट्रक वाला, कोई राजपूत, इनको पता नहीं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स नागपुर में बैठ के भाषण देते हैं लोग, मीडिया चैनलों में ये भाषण देते हैं। क्या ये सोचते हैं कि जो बेचारे वहां पे वापस गए, चाहे वो पीएम पैकेज में गए या जो कुछ लोग वहां पे किसी कारण वहां वर्ष वहां से नहीं निकल पाए, जिनको हम नॉन माइग्रेंट बोलते हैं, क्या ये सोचते हैं बोलने से पहले? हाडू साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि जिनको ये भाषण देना हो उनको कश्मीर आना चाहिए, कश्मीर के हालात देखने चाहिए, ये नहीं कि खड़े होकर अपने घर में या पार्लियामेंट में बोल दिया कश्मीर के लोग जो है वो इनको रिफ्यूजीज का दर्जा देना चाहिए? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर में एक बार आए, विजिट करें, देखे कि हालात ये जो थे 2019 के बाद सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं, या सिर्फ पार्लियामेंट से बड़े बड़े भाषण देंगे ये? गुलशन जी, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। आज आप चैनल पे देख लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। हर बंदा अपनी लेवल पे अपने तरीके से अपना कोई ना कोई रोल लेकर। हमारे जो कश्मीरी पंडितों को स्पीकर लाया जाता है डिबेटों में, चाहे वो आपका टीआरपी चैनल रिपब्लिक हो, चाहे आपका आज तक हो, चाहे आपका एबीपी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, बाकी चैनल है, मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग, मैं उनको ओपनली चैलेंज करता हूँ। उन लोगों का बैकग्राउंड आप देख लीजिए, वो कभी कश्मीर में रहे हैं क्या? क्या उन्होंने 19 जनवरी 1990 को हालात देखे कि हम किस परिस्थितियों वहां से निकले हैं? क्या उन्होंने देखा है कि हमारे साथ में क्या हुआ वहां पे? क्या वो जानते हैं रमेश टिप्पू कौन था? क्या वो जानते हैं टिकला टिप्पू कौन था? क्या वो जानते हैं सर्वानंद प्रेमी कौन था? क्या वो जानते हैं किताबें पढ़ पढ़ के डिबेट करके आते हैं, वहां पे बहसोबाजी करके सिर्फ जोनोसाइड? क्या आज तक उन्होंने भारत सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा कि हम मीडिएटर बन के वहां पे एक पीस कमेटी बनाएंगे, वहां पे हम लोगों के साथ मिलजुल के कोई ना कोई शांति प्रस्ताव लेके आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? ये तो जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी है वो अपनी दुकानें चल रही है, झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। जुगल किशोर जी आके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मेट्रो आ गई है। अब आप जम्मू का हाल देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले सिडरा में क्या हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए। जम्मू को अंकुर शर्मा जी इतना हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे वो रोशनी वाला लैंड स्कैम हो, वहां पे क्या कर रहे हैं जम्मू के लोग, क्या कर रहे हैं जम्मू के नेता, क्यों नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग निकले जम्मू में सड़कों में, जो हमारे वहाँ पे मंदिर तोड़े गए जम्मू में? लेकिन सर असरानी साहब की गलतफहमी है, लेकिन वो सोच रहे हमारे पास तलवारें हैं और हम अपने आप को बचा पाएंगे। भाई साहब, हम भी इस गलतफहमी में थे जब कश्मीर में थे कि हमारे साथ भारत की सेनाएं खड़ी है, हमारे साथ में 130 करोड़ हिंदू खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान में त्राही मच जाएगी जिस दिन कश्मीरी पंडित को अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा। कौन निकला सड़कों पे? लेकिन हाडू साहब, के बाद आज तक कौन निकला सड़कों पे? लेकिन हाडू साहब एक चीज सोचिए ना, हमारे पास असरानी तो है बोलने के लिए, वो तो बोल रहे हैं ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, ये लोग वही है, मुझे कहना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब लास्ट असेंबली वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, मेरे को किसी ने बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले जी हमारे जो बीजेपी के अब अध्यक्ष बने हैं, तब ये है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वजह एमएलए, इनको पीडीपी वालों ने हमला कर दिया था, ये हॉस्पिटल में शायद 2 दिन भर्ती थे। और इन्हीं लोगों ने जाके बीजेपी के साथ में बाद में सरकार ये इलेक्शन के दौरान हुआ था, ये इलेक्शन के टाइम में हुआ था।
इलेक्शन के टाइम में पीडीपी वालों ने पीटा था इसको। अच्छा। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि इन्होंने उसी पीडीपी के साथ सरकार बना ली। कहाँ इनका ईमान है, कहाँ इनका धर्म है? बातें करना वहां से कि चुन चुन के मारेंगे, ईट से ईट बजाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी, कि जमाओ हमारे वहाँ बीजेपी के नेता है। हांडू साहब जिन्होंने कभी सत्ता देखी ना हो, वो तो सत्ता के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ने की कोशिश तो की ना, जोड़ा भी, 3 साल सरकार भी बनाई, जब अपना काम निकल गया सरकार तोड़ दी। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इनको क्या था, इनको उस टाइम पे विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मुझे एक चीज बता दीजिए गुलशन जी, जब बीजेपी और क्या बोलते हैं इसको, पीडीपी में पैक्ट हुआ, आपको शायद याद होगा, इसी मुफ्ती सईद जो फाउंडर है पीडीपी का, ने भाषण दिया था, बगल में बीजेपी के लोग बैठे थे और पाकिस्तान को धन्यवाद किया कि कश्मीर में इतनी वोटिंग हो गई, कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। उसकी बेटी आज भी पाकिस्तान के राह कर रही है। इनको तब भी समझ नहीं आ रही है। इन लोगों को तो रेड कारपेट वेलकम के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, इनको प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वेलकम करते हैं। आप बताइए, सबसे पहले तो इनको अंदर कर लीजिए आप। सबसे पहले तो इनके ऊपर एनआई की आप रेड करवाइए, इनकी प्रॉपर्टियां कहाँ से आई, पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में इनकी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी बिजनेस, शेख अब्दुल्ला कौन सा बिजनेसमैन था, आप बताइए। बहरहाल हांडू साहब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जिस तरह से आज ये हेयरिंग थी, जज साहब नहीं आए, आप दिल्ली मैं गुलशन जी वही बोल रहा हूँ जी कि 32 साल से अब जब सुप्रीम कोर्ट हमारा केस रिजेक्ट कर सकता है, मैंने आज भी एक इंटरव्यू में यही चीज बोला कि जब इस देश में सरकारों की मंशा होगी, हाथरस के केस के लिए 16 मोटो के ऊपर रात को 12 बजे कोर्ट खुल सकता है, अफजल गुरु के लिए रात को कोर्ट खुल सकता है। आप बताइए, क्या अफजल गुरु बिटकराटे से अच्छा है? बिटकराटे तो बोलता मैंने 20 मारे, अफजल गुरु ने तो पाकिस्तानियों को खाली पार्लियामेंट का रास्ता दिखाया। उसको तो इन्होंने फांसी लटका के उसको पता नहीं कहाँ दफनाया, आज तक नहीं पता है। और आज बिटकराटे 32 साल जी लिया। मेरा दोस्त तो बेचारा 22 साल का जवान चला गया, उसके माता चली गई इसी आशा में कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। पिताजी चले गए, 32 साल वेट करते करते शायद मेरे बेटे को, आज मैं और उसका भाई दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे हैं। यार जहाँ पे जुडिशरी उनकी, आज वहाँ पे नामो निशान नहीं होगा। आज क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट लेती है या जुडिशरी इनिशिएट लेती है कि इसका केस ट्रांसफर किया जाए या फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए? ये तो वही होता ना पिक्चर में है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, अंधा कानून। आज की डेट में मुझे ये प्रूव हो रहा है 32 साल की एक्सपीरियंस में कि देश का कानून अंधा है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं, पिक्चर में सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो पिक्चरें गलत नहीं थी, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ये हमारी जुडिशरी के ऊपर, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक सवाल निशान। एक दूसरे को चांटा मारना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, इनके अलावा इन लोगों ने आज बताइए कितने लोग कश्मीर फाइल्स के बाद जो बाहर निकल के आंसू बहा रहे थे, बड़ी बड़ी बाइटें दे रहे थे, कितने लोग निकले हैं सड़कों पे जब अभी रामनवमी पे हमले हुए हैं हमारे ऊपर। आज दिल्ली में दंगे हुए हैं, जमालपुरी में, जहांगीरपुरी में हमले हुए हैं कि आज हनुमान जी का दीन ने वहां पे पीसफुल एक प्रोसेशन निकल रहा था, उसके ऊपर हमले हो रहे। कब जागेंगे देश के लोग? ये शर्म की बात है। चलिए बहरहाल हांडू साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए राकेश हांडू साहब। और सबसे बड़ी बात है, पूरी बात की, दिल्ली में जो हेयरिंग थी आज कहीं ना कहीं उसको टाल दिया गया और जज साहब आए नहीं थे। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी 1990 में, मैं इसको पिक्चर नहीं बोलूँगा, उनकी अपनी कहानी है, लेकिन पिक्चर बनाकर आंसू बहा देना, आंसू बहाने के बाद सरकार बोले कि पिक्चर ने बहुत पैसा कमाया है, और जब इनको वापस भेजने की बात की जाए, यानी कि कश्मीरी जो माइग्रेंट होकर यहाँ जम्मू में आया था या कहीं भी गया था, अगर इनको दोबारा से वहाँ बसाया जाए, दोबारा से इनका आशियाना बसाया जाए, बसाएं कैसे? क्योंकि मिलिटेंसी जो है इस वक्त हावी है, रोज़ एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम की आगे की अपडेट के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।